नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है, ये CGPSC हो या फिर UGC नेट JRF हो, UPSC हो, इसके अलावा तमाम वे परीक्षाएं जहां पर भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। एक बात और, आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए ये जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि के विषय में क्या सही नहीं है। तो देखो, पुरंदर की संधि जो कि राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी, तो इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोल रहा है, यह संधि 1665 में राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य संपन्न हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है, इन दोनों के बीच ही हुई थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने दक्कन में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। मतलब काफी सारे क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया था, मुगलों से स्वतंत्र करा लिया था। और जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने अधीन करना चाहता था। तो जो औरंगजेब था, पहले तो उसने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, और शाइस्ता खां के असफल होने के पश्चात औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा। और जो राजा जयसिंह है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध सफलता मिलती है। पुरंदर के किले को घेर लिया जाता है राजा जयसिंह के द्वारा, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनको लगता है कि वो मुगल सेना से जीत नहीं पाएंगे। अगर मुगलों का किले पर अधिकार हो गया तो वो लोग कत्लेआम कर देंगे, जो भी बेकसूर लोग यहाँ पर हैं वो सब भी मारे जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि करना ही उचित समझा। तो संधि हुई कब? 1665 में, पुरंदर की संधि। अगला दिया हुआ है, छत्रपति ने मुगलों को 23 किले देना स्वीकार किया। तो जो संधि हुई पुरंदर की संधि, उसमें एक शर्त ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन 23 किलों को अपने अधिकार में किया हुआ है, उनको मुगलों को सौंपना होगा। और ये जो 23 किले थे ना, इनकी वार्षिक आय 4 लाख हुण प्रतिवर्ष थी, मतलब कि अच्छा खासा आमदनी देती थी। तो ये तय हुआ। तो इसको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया। बदले में छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों द्वारा 12 किले दिए जाने का वचन दिया गया कि 12 किले हम आपको दे देंगे। और उन 12 किलों का जो वार्षिक आय था ना, लगभग 1 लाख हुण था। मतलब साधारण आय वाले किले छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस दे दिए गए, और जो अधिक आय वाले जो किले थे ना, 4 लाख हुण प्रतिवर्ष, वो मुगलों ने अपने पास रखे। तो दूसरी शर्त भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, छत्रपति ने औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की शर्त को अस्वीकृत कर दिया। तो देखो, जो पुरंदर की संधि है, इसमें एक शर्त ये थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी महाराज को भेजेंगे, और इस शर्त को छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया था। यहां पर अस्वीकृत कर दिया बोल रहा है ना, नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे संभाजी को, जो कि बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हुए, तो संभाजी महाराज को औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार किया था। औरंगजेब ने ना संभाजी महाराज को मनसब भी प्रदान किया था, 5000 मनसब दिया था संभाजी महाराज को। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है वो बताना था ना, तो यही आपका आंसर होगा। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज था, उन्होंने भेजना स्वीकार किया था। उसके बाद अगला देख लेते हैं। मुगलों के बीजापुर अभियान के समय छत्रपति ने मुगल सेना की सहायता करना स्वीकार किया। तो पुरंदर की संधि की अगली शर्त ये थी कि जब भी मुगल सेना बीजापुर के विरुद्ध अभियान करेगी, तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल सेना का सहयोग करना होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको भी स्वीकार कर लिया, और उन्होंने मुगल सेना का साथ दिया बीजापुर के विरुद्ध। हालांकि मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो ये भी सही है। तो आपका जो स है ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। इसके बाद ना छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा की यात्रा पर जाते हैं, और वहां पर औरंगजेब द्वारा उनको अपमानित कर दिया जाता है।
जो औरंगजेब है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का उचित आदर सत्कार नहीं करता है। तो इससे छत्रपति शिवाजी महाराज क्रोधित हो जाते हैं और इस चीज का दरबार में विरोध करते हैं। तो जो औरंगजेब है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद करवा लेता है। हालांकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो फिर उस कैद से भाग निकलने में सफल हो जाते हैं, भाग करके वापस वो दक्कन आ जाती हैं। आगरा यात्रा में ना उनके साथ उनके बेटे संभाजी महाराज भी थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। आंसर क्या होगा? श। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ संधि दी हुई है। तो पहला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि कब लड़ा गया था? 1764 में। किन के बीच? एक तरफ थे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में गवर्नर कौन था? तो वेंसीटार्ट गवर्नर था। और यहां पर बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था मुनरो, वह नेतृत्व कर रहा था। और दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ 3 राजाओं की संयुक्त सेना थी। कौन कौन थे ये 3 राजा? तो एक था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, तीसरा था मुगल बादशाह शाह आलम। तो इन तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। परिणाम क्या हुआ युद्ध का? जो संयुक्त सेना है नवाब की और अपने बादशाह की, तो इनकी सेना हार जाती है, अंग्रेजों की जीत होती है। और इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वह संधि थी इलाहाबाद की संधि। मतलब कि ये आपका सही होगा, इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। युद्ध हुआ था 1764 में और संधि उसके 1 वर्ष पश्चात हुई 1765 में। और संधि करने के समय में बंगाल का गवर्नर कौन बन गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि स्पेशली इसको बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा गया ताकि हारे हुए लोगों के साथ संधि कर सके। तो इसका ये हो गया। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखो अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 युद्ध लड़े गए। जो पहला युद्ध था वो 1767 से 1769 तक लड़ा गया। हैदर अली इस समय शासक था और हैदर अली ने अंग्रेजों की हालत खराब करके रख दी थी पहले वाले युद्ध में। और यहाँ पर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे मराठे और हैदराबाद के निजाम। इसके बावजूद भी हैदर अली इन पर भारी पड़ गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच और इसका भी कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाता है। इस युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लड़ते हुए नहीं मारा गया था, स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने फिर युद्ध जारी रखा। उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच होता है। और इस युद्ध में जो मैसूर के शासक है टीपू सुल्तान, उनकी बुरी तरह से हार होती है। अंग्रेजों की शर्तों पर संधि करने को तैयार हो जाते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान हार गया था। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हुआ था संधि मद्रास की संधि। दूसरे वाले में हुई थी मंगलौर की संधि। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना उसमें मंगलौर की संधि, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथे वाले में हुई थी सहायक संधि श्रीरंगपट्टनम में 1799। और चौथे वाले में गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजली। तीसरे वाले में ये वाला जो हुआ था इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड कार्नवालिस। और दूसरे वाले में कौन था? तो आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। देखो जो कर्नाटक युद्ध है इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी बोला जाता है क्योंकि ये जो कर्नाटक युद्ध है भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ा गया था। ये जो दोनों कंपनियां हैं ना, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की कंपनी, ये दोनों भारत में अपने आप को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे क्योंकि दोनों ही जो है भारत में सत्ता स्थापित करना चाहते थे। और दोनों तो कर नहीं सकते थे, किसी एक को ही करना था, जो जीतेगा वही सिकंदर वाली बात थी। तो दोनों जो है यहाँ पर लड़ पड़ते हैं और अंततः अंग्रेजों की यहाँ पर जीत होती है और फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाता है। तो 3 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। चूंकि ये तमाम युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे इसीलिए इन युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था उसमें फ्रांस की स्थिति ठीक ठाक थी जो कि एला शापल की संधि से समाप्त हुआ था। एला शापल या फिर अक्षला शापल की संधि से समाप्त हुआ था। और ये जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ
हुआ था और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। उस वक्त चौथा दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखो अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 बार लड़ाइयां हुई थी। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो कि 1775 से 1782 तक लड़ा गया था, 7 वर्ष तक लड़ा गया था। इस समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था और इस युद्ध में अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी। अंग्रेजों को मराठों की शर्तों पर शालबाई की संधि करनी पड़ी 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करूं तो ये 1803 से 1806 के बीच लड़ा गया था और उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया था। तो ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग कूट मिला लीजिएगा, पहला का होगा 3, दूसरा का 2, तीसरा का 4, 3 एक मिनट 3 1 3 1 4 2 3 1 4 2 ये आपका आंसर होगा 3 1 4 2। तो देख लेते हैं 3 1 4 2 ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न कथनों में क्या सही नहीं है। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था, सही है क्या? नहीं, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था। जिस समय ये गवर्नर जनरल बनकर के आया उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में जो भी क्षेत्र था उसको भारत नहीं कहा जाता था, क्योंकि इनके अधिकार में केवल और केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ही क्षेत्र आता था और कुछ थोड़ा बंबई के आसपास का क्षेत्र, मद्रास के आसपास का क्षेत्र, कोई भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इनके अधिकार में नहीं था। अभी भी जो मराठे थे, अवध था, इनके पास काफी बड़े बड़े क्षेत्र थे। तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ध्यान रखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसको 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। यही कौन सही नहीं है ये बताना था ना, तो ये वाला गलत है, तो यही आपका सही मतलब उत्तर होगा। आगे अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1799 से 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसने क्या किया, सहायक संधि की नीति चलाई। मतलब कि भारत के राज्यों के साथ ये एक प्रकार की संधि करता था और उस संधि की शर्तों में कई सारी ऐसी चीजें होती थी जिससे वे राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाते थे। जैसे कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने यहाँ एक ब्रिटिश सेना रखनी होगी और किसी दूसरे यूरोपीय को, अंग्रेजों के अलावा किसी भी दूसरे यूरोपीय जाति को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना होगा। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा, मतलब कि अंग्रेज अपना एक आदमी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में नियुक्त करेंगे, एक तरह से वहां पर नियंत्रण बनाने के लिए। अगला शर्त ये होता था कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के जो भी विदेशी मामले हैं उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण होगा। तो ये तमाम शर्तें होती थी सहायक संधि की। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य था हैदराबाद। तो हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और उसने अपने यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट रखना, ब्रिटिश सेना रखना, ये सब स्वीकार कर लिया। और जो ब्रिटिश सेना रखी जाती थी ना, उसका खर्चा इन्हीं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को ही उठाना पड़ता था। तो जो हैदराबाद का निजाम था उसने 2 वर्ष तो पैसा दिए, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई। तो 2 वर्ष बाद उसने अपने राज्य का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया ब्रिटिश सेना के खर्च के बदले में। और ये जो हैदराबाद का निजाम है ना, पहले इसके यहाँ फ्रांसीसी सेना रहा करती थी, तो इसने फ्रांसीसियों को भगा दिया और उसके स्थान पर अंग्रेजों की 6 बटालियन रख ली। तो ये बिल्कुल सही है। स है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1814 से 1816 के बीच अंग्रेजों का नेपालियों के साथ युद्ध लड़ा गया और इस समय नेपालियों के शासक कौन थे, अमर सिंह थापा। अगला दिया है व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की थी। जी हाँ, बिल्कुल, व्यपगत का सिद्धांत जिसको हम लोग हड़प नीति या फिर गोद प्रथा निषेध कानून के रूप से जानते हैं। इसमें क्या होता था, किसी भी राजा का अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लिया जाता था। उस राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं होता था। अगर उसको गोद लेना है तो अंग्रेजों से पूछना होता था, परमिशन लेना होता था, लेकिन अंग्रेज जो है नॉर्मली किसी को देते नहीं थे परमिशन। अगर परमिशन देते भी थे तो बाद में बोलते, पलट जाते थे कि हमने दिया ही नहीं, इस टाइप से। तो ये आपके डलहौजी से संबंधित था। तो आपका आंसर क्या होगा,
जो कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में क्या सही नहीं है। तो 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। 10 मई 1857 मेरठ के 20वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा विद्रोह का आरंभ। तो ये बिल्कुल सही है। 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से यह विद्रोह आरंभ हुआ था। कब? 10 मई 1857। और जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था वो 20वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और ये लोग जो है ना फिर 2 दिन के बाद ही ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। वहाँ जो भी ब्रिटिश अधिकारी सैनिक वैनिक होते हैं सबका काम तमाम कर देते हैं। और दिल्ली में जो मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर, तो उसको जो है भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं ये लोग। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है 31 मई 1857 मंगल पांडे द्वारा विद्रोह। तो ये वाला जो पॉइंट है गलत है। देखो, जो मंगल पांडे है इनका जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 29 मार्च 1857। कब? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। किस प्रकार से? क्योंकि उस समय ना ब्रिटिश सेना में नए कारतूस शामिल किए गए थे और इन कारतूसों को उपयोग से पहले मुंह से चबाना पड़ता था, मतलब कि थोड़ा सा मुंह से खोलना पड़ता था मुंह लगा करके। और ऐसी बात फैलाई गई थी कि इन नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब चूंकि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सूअर है वो जो मुस्लिम है उनके लिए हराम माना जाता है, तो इन दोनों चीज़ों को ये लोग स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श करना क्या है? तो मुंह से लगाने को बोला जा रहा है। तो जो मंगल पांडे हैं इस चीज़ का विरोध करते हैं कि मैं इस कारतूस को यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा भी और दूसरी कई सारी बातें होती है जिस कारण से मंगल पांडे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। और मंगल पांडे जो है अपने सैन्य अधिकारी की भी हत्या कर देता है। और आगे चल करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857 को हुआ था। ये जो 31 मार्च है ये क्या था? 31 मार्च ये भी इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 1857 को विद्रोह की शुरुआत होनी थी, लेकिन मेरठ के जो सैनिक हैं उन्होंने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह जो है समय से पहले शुरू हो गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में। देखिए, लखनऊ जो कि अवध राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको जो है 1856 में बेदखल कर दिया गया। 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था डलहौजी द्वारा। तो इससे जो है वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो बेगम थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। और 1857 में जब क्रांति हुआ तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला दिया है, सिखों ने विद्रोहियों का साथ दिया। तो देखो, सिख तो 18 जो सिख थे ना, जो सिखों का अंग्रेजों के साथ 2 युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के बीच, और द्वितीय हुआ था 1848 से 1849 के बीच। और 1849 में संपूर्ण सिख साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। और जो सिख हैं वो बड़ी संख्या में ब्रिटिश सेना में भर्ती किए जाने शुरू किए गए। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, इसमें जो सिख सैनिक थे वो पूरी तरह से तटस्थ थे, अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे। जबकि जो दूसरे जो सैनिक थे ना, उन्होंने विद्रोह किया। तो सिख जो है वो तटस्थ थे, अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। देखिए, क्या था कि जो सिख थे ना, उनको ये बोला गया कि आप लोग विद्रोहियों का साथ दोगे। और यहाँ क्या था कि जो विद्रोही थे, जिन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत की, ये लोग जो हैं आगे चल करके, मतलब दिल्ली में जाकर के ये लोग अधिकार कर लेते हैं। और वहाँ पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसको जो है बादशाह घोषित कर देते हैं, क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं कि पूरी इस क्रांति का नेता जो है बहादुर शाह जफर होगा। अब यहाँ पर सिखों के कान में ये भरा जाता है कि तुम अगर इस युद्ध में, इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देते हो, तो तुम किसका साथ दे रहे हो? मुगलों का साथ दे रहे हो। उन मुगलों का साथ दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं की हत्या की है।
जैसे कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। उसके बाद जो औरंगजेब है उसने गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हत्या की थी। औरंगजेब के समय में ही गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें सिख गुरु थे ना, उनके 4 पुत्रों को मुगल सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। तो जो सिख हैं और मुगल हैं इनके बीच काफी मतलब वो था, मतलब काफी लड़ाइयां हो चुकी थी। तो ये एक चीज बोला गया कि तुम किसका साथ दोगे, मुगलों का साथ दोगे जो कि तुम्हारे गुरुओं के हत्यारे हैं। तो शायद यही कारण था, और भी कई सारे कारण रहे होंगे, हम लोग इसको कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सिखों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, वो अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे, विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है ना। तो आपका 2 सही नहीं है, 4 भी सही नहीं है। अगला दिया है झांसी व ग्वालियर में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैंपबेल ने किया। तो ये जो पॉइंट है गलत है। देखो, झांसी और ग्वालियर में कैंपबेल ने नहीं, ह्यूरोज करके एक सैन्य अधिकारी था, इसको जो है झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह के दमन करने के लिए भेजा गया था। झांसी मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर मतलब कि तात्या टोपे। तो इन दोनों के विरुद्ध किसको भेजा गया था, ह्यूरोज को। और ये कैंपबेल जो है ना, ये कानपुर और लखनऊ में विद्रोह को कुचलने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये भी आपका जो है गलत है। तो ये भी एक आपका आंसर में शामिल होगा। आखिरी देखते हैं, आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आरसी मजूमदार जो कि एक इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, केवल ये विद्रोह बोलते हैं, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, खाली विद्रोह था, ऐसा इनका कहना है। तो 2, 4 और 5 ये गलत हैं, सही नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा 2, 4, 5 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं, एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनके लेखकों के नाम। तो पहला है अ कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन। तो ये किसने लिखा है, अ कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन। काफी मतलब फेमस बुक है, इसको रमाबाई रानाडे ने लिखा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफी बार पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी की ये रचना है। तो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है, और इसी पुस्तक में पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारतीयों की आय बताई गई है 20 रुपए मात्र। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त, बिल्कुल सही है। अगला दिया है इंडियन स्ट्रगल, ये वीर सावरकर जी की रचना नहीं है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है, इंडियन स्ट्रगल। अगर मैं वीर सावरकर जी की बात करूं तो इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखा था, जो कि उस समय बैन हो गया था, प्रतिबंधित हो गया था। 1857 का स्वतंत्रता समर नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। तो महात्मा गांधी जी चंपारण में ये सत्याग्रह करते हैं 1917 में। तो चंपारण इनको किन्होंने बुलाया था। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद जी जो कि आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति हुए, जेबी कृपलानी, रामचंद्र शुक्ल, महादेव देसाई जी जो कि महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी जी इनके आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और चंपारण आते हैं। देखो, चंपारण में क्या था कि वहां के जो किसान थे ना, उन पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, नील की खेती के लिए बाध्य कर रहे थे। ये वहां पर एक प्रथा प्रचलित थी, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया, याद रखेंगे, 3 कठिया प्रथा। इसके तहत क्या था कि किसान को अपने खेत में 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। तो इससे जो है किसान काफ़ी परेशान थे, क्योंकि नील की खेती करने से क्या है कि जो खेत है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इससे किसान काफ़ी परेशान थे, और अंग्रेज जो है तरह तरह से किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, और इसमें ना जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बिहार के और जो दूसरे नेता हैं, वो सब भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका इसमें विशेष योगदान था। तो महात्मा गांधी जी आते हैं, परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं, और
अंग्रेजों के साथ थोड़ी सी तनातनी भी होती है। अंग्रेज जो है महात्मा गांधी जी को आदेश देते हैं कि तुम जो है चंपारण छोड़ के चले जाओ, निकल जाओ, इस टाइप से। तो फिर महात्मा गांधी जी वहाँ पर अपना रूप दिखाते हैं कि भाई मैं यहाँ कौन सा कानून तोड़ रहा हूँ, इस टाइप से। तो महात्मा गांधी जी पूरा जांच पड़ताल करते हैं और बाद में अंग्रेज भी डर जाते हैं और वो फिर जो है झुक जाते हैं और एक जांच समिति गठित की जाती है कि वाकई यहाँ पर किसानों पर अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो महात्मा गांधी जी का ये जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में हुआ था और ये सफल रहा था। इसमें इस सत्याग्रह के बाद किसानों की जो समस्याएं थी काफी हद तक सॉल्व हो गई थी। तो किसने आमंत्रित किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमारे छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था और किन्होंने आमंत्रित किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का सही कालक्रम है। तो निम्न का सही कालक्रम क्या है भाई, देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है जो कि 1930 में हुआ। नेहरू रिपोर्ट, ये भी लगभग सभी जो चीजें हैं ना आसपास में हुआ है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहां जो है सबसे पहले हुआ था आपका नेहरू रिपोर्ट जो कि अगस्त 1928 में आया था। तो मैं इधर कहीं लिख देता हूं, दो लिख देते हैं। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे ना, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी को नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। नेहरू रिपोर्ट के कुछ ही समय बाद आता है जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान या फिर भारत के विभाजन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी माना जाता है। तो इसके 14 सूत्रीय मांग। उसके बाद है अगला पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस, तो ये आपका जो है चौथा, ये तीसरा नंबर में आ जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस। देखिए दिसंबर 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में आयोजित किया जाता है और वहां पर प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई अब से हम लोग जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो ये जो चीज हुई थी आपके जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के बाद हुआ था, 14 सूत्रीय मांग के बाद। तो 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाने की बात किसमें की गई? लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसके बाद जो अगली जो घटना है वो है आपका गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग। महात्मा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, और महात्मा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग जब पूरी नहीं होती है तब वो शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब ये आ जाएगा आपका लास्ट में। तो 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1 ये आपका आंसर होगा। 2 3 4 5 1 ये वह आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन हो या फिर मध्यकालीन भारत, मतलब कि जो भी है ना, क्रोनोलॉजी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये सबसे आखिर में हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कहां संभाली? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कहां पर संभाली, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इनको 9 जुलाई 1944 को गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये कांग्रेस से अलग हो गए। महात्मा गांधी जी के साथ थोड़ा सा इनका मनमुटाव हो गया था। देखो, महात्मा गांधी और जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इनके जो विचार थे वो नहीं मिलते थे, लेकिन दोनों जो है ना एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। बस विचार नहीं मिलते थे, बाकी एक दूसरे के लिए अच्छे थे। तो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं और जो अंग्रेज हैं इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। कब? 2 जुलाई 1940 में। 2 जुलाई 1940 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 दिसंबर 1940 में इनको नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद मतलब घर में इनको रखा जाता है, लेकिन इनके घर के चारों तरफ 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। तो ये इनको नजरबंद कर दिया गया। अब कुछ ही दिनों बाद 17 जनवरी 1941 को ये जो है अंग्रेजों की नजरबंद से भाग निकलते हैं। याद रखेंगे, अंग्रेजों की नजरबंद से भाग निकलते हैं और अफगानिस्तान, इटली, जर्मनी होते हुए कहां पहुंचते हैं? सिंगापुर, जापान। तो ये जो है 1943 में जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचते हैं। ध्यान रखेंगे, कब? 1943 में जर्मनी से। देखो, पहले ये तो भारत से जो है पश्चिमोत्तर भारत की ओर जाते हैं, अफगानिस्तान होते हुए, फारस वारस होते हुए, किसी तरह से ये जर्मनी पहुंचते हैं, सॉरी इटली पहुंचते हैं। पहले इटली के बाद ये जर्मनी जाते हैं। जर्मनी जहां पर आपका हिटलर था ना जर्मनी में, तो उससे भी ये मिलते हैं। उसके बाद ये जो है जर्मनी की सहायता से ये कहां पहुंचते हैं? सिंगापुर। और ये जो सिंगापुर था ना उस समय जापान के नियंत्रण में था।
सिंगापुर किसके नियंत्रण में था? जापान के नियंत्रण में। और सिंगापुर के बाद ये जापान चले जाते हैं। तो ये जर्मनी से जब सिंगापुर आते हैं, कब आते हैं? 1943 में। और सिंगापुर में ही इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो आंसर क्या होगा आपका? सिंगापुर। तो सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है ना, वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। किसने की थी? राज बिहारी बोस ने। और आजाद हिंद फौज की संकल्पना, मतलब इस टाइप का कोई चीज हो, ये किसने विचार किया था? तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने। स्थापना किसने की थी? राज बिहारी बोस ने। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान खुद संभाली। तो ये तिथि याद रखेंगे, 4 जुलाई 1943। 4 जुलाई 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। 4 जुलाई को क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। 4 जुलाई को मतलब हमारे देश में नहीं, ये कहीं है, मतलब किसी देश का ये ना स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस नहीं कहा, हाँ स्वतंत्रता दिवस। तो आप लोग बताइएगा किस देश की ये स्वतंत्रता दिवस है? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को की कमान संभाली। और इसके बाद फिर सिंगापुर में ही एक सरकार गठित की जाती है। हाँ, और फिर सिंगापुर से ही रेडियो में ये भाषण देते हैं सुभाष चंद्र बोस। और रेडियो में भाषण देते हुए महात्मा गांधी जी को वो राष्ट्रपिता कह करके संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ रेडियो के द्वारा ही वो बोलते हैं कि जनता को आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। इस तरह से खून दो का मतलब ये नहीं है कि बोतल भर भर के खून दो, तुम जो है मेरा साथ दो, मेरे लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। लड़ोगे तो मारे भी जा सकते हो, जाहिर सी बात है, खून बहेगा। तो तुम जो है मुझे खून दो, मतलब कि मेरा साथ दो, सेना में भर्ती हो, बलिदान दो, तो तुमको आज़ादी मिलेगा, ये बोलते हैं। तो ये कहाँ से हुआ था? सिंगापुर से। तो ध्यान रखें, काफ़ी बार ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता में ये किसने होना था? किसन हो गया है। तो पूना समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई? सबसे पहले तो हम लोग पूना समझौता को समझ लेते हैं। तो देखिए, पूना समझौता क्या था? पूना मतलब अपना जो पुणे है ना आज का, वही पूना। क्या था कि जो BR अम्बेडकर जी थे, ये हरिजनों को लेकर के काफ़ी चिंतित थे। और इस समय तक ना, ये 1932 की बात है, पूना समझौता। तो इस समय तक मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था, सिखों को भी मिल चुका था, और भी कई सारों को जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था। तो जो BR अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये चाहते थे कि हरिजनों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। पृथक प्रतिनिधित्व से क्या मतलब है? देखिए, आप लोग समझिए कि आपके शहर में, आपका जो शहर है वो एक विधानसभा क्षेत्र हो सकता है या लोकसभा क्षेत्र हो सकता है। मान लीजिए कि एक लोकसभा क्षेत्र है आपका शहर, आप जिस भी शहर में रहते हैं, या जिला एक लोकसभा क्षेत्र है। तो आपके लोकसभा क्षेत्र से कितने सांसद होंगे? एक लोकसभा क्षेत्र से केवल और केवल एक ही लोकसभा सदस्य चुना जाएगा, जिसको कि सभी जाति के लोग वोट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हरिजन हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, औरत हो या पुरुष हो, वो जो है एक ही सांसद चुनेंगे। अलग अलग तो नहीं चुनेंगे ना, भले अलग अलग पार्टी के 10 लोग खड़े हो जाएं, 20 लोग खड़े हो जाएं, लेकिन कोई एक ही चुना जाएगा। उन सभी लोगों को सभी जाति के लोग वोट देने के अधिकारी होंगे। लेकिन पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि एक लोकसभा क्षेत्र, मतलब कि एक लोकसभा क्षेत्र कह लो या विधानसभा क्षेत्र कह लो, जो भी एक लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां पर अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग व्यक्ति खड़ा होगा। जैसे मान लो एक खड़ा हो जाएगा आपका क्रिश्चियन के लिए, एक खड़ा होगा हिंदू के लिए, एक खड़ा होगा मुस्लिम के लिए, एक खड़ा होगा हरिजन के लिए। एक ही लोकसभा क्षेत्र है। अब जो व्यक्ति हरिजन के लिए खड़ा हुआ है, हरिजन जो होंगे ना, वो उसी को वोट देंगे। मतलब कि हरिजन जो व्यक्ति है वो दूसरे को वोट नहीं दे सकता। जो हिंदू है वो अपने हिंदू को ही वोट देगा। और यहां पर हिंदू के लिए अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं चुनाव में खड़े हो सकते हैं। क्रिश्चियन के लिए भी सेम वही, अलग अलग पार्टी के अलग अलग लोग खड़े होंगे। मतलब कि एक ही विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, उसमें अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग लोग जो है चुनाव में खड़े होंगे। और जिस जाति का जो व्यक्ति है वो अपने ही जाति वाले को वोट देगा, दूसरे को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो यही क्या होता था? पृथक प्रतिनिधित्व। तो अंग्रेजों ने ना इसी को, यही जो है ना अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी,
मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, सिखों के लिए अलग प्रतिनिधित्व दे दिया। अब जो हरिजन है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, ये बड़े चिंतित थे कि हमारे जो हरिजन लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो काफ़ी पिछड़े हो जाएंगे, तो इसलिए ये भी चाहते थे कि हरिजनों को भी पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो जो महात्मा गांधी जी थे इसके सख्त खिलाफ थे। इससे जो है हम में जो है मतलब जैसे कि हिंदू और मुस्लिमों में जिस तरह से वैमनस्यता बढ़ गया है, तो वैसे ही हरिजन और जो सवर्ण है उनके बीच भी वैमनस्यता उत्पन्न हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व मिले। तो दोनों के बीच जो है काफ़ी मतलब एक मनमुटाव सा हो गया था। तो इन दोनों के बीच समझौता होता है पूना में, और इस समझौता में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने भूमिका निभाई थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, ध्यान रखेंगे। तो जो BR अम्बेडकर हैं, ये पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को छोड़ देते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इस टाइप से वो बोलते हैं कि पृथक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है हरिजनों, जैसे कि महात्मा गांधी जी, वो भी समझते थे कि हरिजनों को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो हरिजनों को जो है जो आरक्षण है, मतलब कि क्या कहेंगे, विधानमंडलों में जो सुरक्षित स्थान है उसमें वृद्धि की जाती है। पहले विधानमंडल में 71 सीट हरिजनों के लिए थी, तो इसमें वृद्धि करके 148 सीट की जाती है। मतलब जैसे अभी भी होता है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए इतनी सीट है, उसके बाद जो क्या कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए अलग होता है। तो इस टाइप से जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 11 में से जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, 1 लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए है, और 5 जो हैं जो 6 हैं वो फिर सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। तो ये आपका जो है सुरक्षित स्थान या फिर आरक्षण इसको हम लोग बोल सकते हैं। वहीं अगर पृथक प्रतिनिधित्व होता तो एक एक लोकसभा क्षेत्र में आपके 3-4 सांसद होते, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग नेतृत्व करने वाले। तो इस चीज़ को ना मैं जब पॉलिटिकल साइंस या फिर जब ये वाला चीज़ जब आएगा ना पूना समझौता, उस टाइम पर अच्छे से समझेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो जो पूना समझौता हुआ था, इसमें मध्यस्थता की भूमिका मदन मोहन मालवीय जी ने निभाया था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? तो देखो, जो कांग्रेस है उसमें 2 धड़े थे, 2 दलों में वो बट गया था, एक नरमपंथी एक गरमपंथी। जो नरम दल के लोग थे उनको उदारवादी बोला जाता था, और जो गरमपंथी उनको उग्रवादी बोला जाता था। उग्रवादी मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग किसी की हत्या करें, मार काट लूट पाट उस टाइप का काम नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा सा वो गरम मिजाज के हुआ करते थे, उन सब चीज़ों का भी समर्थन करते थे। तो क्या था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो शुरुआत में जितने भी नेता थे ना सब उदारवादी थे, नरमपंथी थे। उनका किस तरह का काम होता था कि कोई भी काम करवाना है, मतलब कोई भी अधिकार आपको चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए अंग्रेजों को पत्र लिखेंगे, हाँ चिट्ठी लिखेंगे, बिल्कुल अनुनय विनय की जैसा होता है ना, बिल्कुल आदरपूर्वक हाथ जोड़ना, इस टाइप का वाला काम ये लोग ज़्यादा करते थे अनुनय विनय करने में। तो इस चीज को आगे चल करके जो कुछ नेता है जो थोड़े से उग्र विचारों के थे, तो उनको ये चीज जो है पसंद नहीं आ रहा था कि भाई हमको जो है अपने अधिकार पाने के लिए अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, अनुनय विनय करना पड़ता है। हमको अपना हक चाहिए तो हम उसको लड़ कर लेंगे, इस टाइप से। उसके लिए अगर हमको हड़ताल करना पड़े, रैली निकालना पड़े, जुलूस निकालना पड़े, तो इसके लिए भी हमको तैयार होना चाहिए। तो ये जो है उग्र विचार वाले जो नेता थे उनका मानना था। तो यही जो है 2 दलों में बढ़ जाते हैं, नरमपंथी गरमपंथी। तो उदारवादी मतलब कि नरमपंथी नेता नहीं था। कौन नहीं था? तो देखो, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये सब उदारवादी मतलब कि नरमपंथी नेता थे। ये लोग ना हड़ताल या फिर आंदोलन, रैली, जुलूस, इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ थे ये सब नेता। ये शांतिपूर्ण मतलब कि अनुनय विनय, पत्र लिखना, उन सब चीज़ों में ये लोग विश्वास करते थे, नरमपंथी नेता या फिर उदारवादी नेता। इनके अलावा मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी के अलावा फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे, ये सब जो है उदारवादी नेता थे। वहीं अगर मैं उग्रवादी नेता अथवा गरम दल के नेताओं की बात करूं, गरमपंथी जो थोड़े से उग्र विचारों वाले थे, तो पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक।
उग्रवादी नेता थे। मतलब कि उग्रवादी मतलब ऐसा नहीं कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, जो कि सीधा बम गोला बंदूक उन सब चीज़ों के बगैर काम नहीं करते थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये मतलब थोड़े उग्र विचारों वाले थे। हड़ताल, आंदोलन, रैली, अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ जितना हो सके कड़े शब्दों में लिखो, उस टाइप की चीज़ों में ये विश्वास करते थे। इनके अलावा लाला लाजपत राय जी थे, विपिन चंद्र पाल थे, हाँ उसके बाद अरविंद घोष, ये सब जो है गरम दल के नेता थे। अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं और विपिन चंद्र पाल, इनको बोला जाता था लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, इनका जो है बाल, हाँ लाला लाजपत राय का लाल और विपिन चंद्र पाल का पाल, तो लाल बाल पाल इन तीनों को बोला जाता था। और इन्हीं गरम दल के नेताओं द्वारा 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में पहली बार जो है उग्र विचार वाले जो नेता थे उनका जो तरीका था उससे काम लिया गया। मतलब कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, हड़ताल किया गया, जुलूस निकाला गया, रैली निकाला गया और काफ़ी कुछ उस समय किया गया, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन जिसको बोला जाता है ना। और उसके बाद फिर जब महात्मा गांधी आते हैं, तो महात्मा गांधी जी ना नरम दल और गरम दल दोनों के एक सम्मिश्रण हम लोग बोलना चाहिए। वो शुरुआत में ना अनुनय विनय करते थे। जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 11 सूत्रीय मांग रखी अंग्रेजों के सामने, कुछ मांगे रखी कि इन सब मांगों को पूरी कर दो और पूरी नहीं करते हो तो फिर उसके बाद मैं आंदोलन करूंगा। तो शुरुआत में वो पत्र लिखते थे, अनुनय विनय करते थे और अंग्रेज नहीं मानते थे, तब फिर वो जो है बिल्कुल उतर पड़ते थे मैदान में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है आपको या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।